पिछले पीवी लॉग एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 1 के अंदर एटॉमिक पार्टिकल थ्योरी और इसके आगे का टॉपिक एक स्पेशल विशेषांक के तौर पर रेडियो एक्टिविटी का संक्षिप्त परिचय आपके सामने प्रस्तुत किया था। आज के इस पीवी लॉग में आपको ये समझाता हूँ कि कैसे एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई के टूटने की वजह से कैसी एक गजब की शक्ति उभर कर सामने आती है। उसका नाम है न्यूक्लियर फ्यूजन। मेरा नाम है राहुल रग्गारे और आप देख रहे हैं प्रेजेंटेशन वीडियो लॉग, जिसमें आज बेसिक फिजिक्स चैप्टर 12 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स के आगे के हिस्से में न्यूक्लियर फिजन क्या होता है और इससे संबंधित एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। जो लोग इस चैनल पर नए हैं एंड इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरी उनसे विनम्र विनती है कि एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स पार्ट 1 और रेडियो एक्टिविटी वाले पीवी लॉग को ज़रूर से देखें, तभी आपको आज के इस पीवी लॉग को समझने में थोड़ी सी मदद मिलेगी। ऑलराइट, विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर मोमेंट, इस वीडियो के उद्देश्य को आगे बढ़ाता हूँ। सन 1938 में कुछ प्रमुख यूरोपियन फिजिसिस्ट और केमिस्ट की टीम ऑटो हान, फ्रीज स्ट्रासमैन, लीजे माइटनर और ऑटो रॉबर्ट फ्रिश ने दुनिया के सामने एक नई शक्ति की खोज पेश किया था, एक नए किस्म का न्यूक्लियर रिएक्शन। इन वैज्ञानिकों ने यह पाया कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई या फिर यूं कहूं तो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आइसोटोप जिसका एटॉमिक नंबर 92 है, यूरेनियम 92 टू द एटॉमिक मास ऑफ 235। जी हाँ, ये वैसे ही स्फीयर्स के सेट है जैसे मैंने प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स और मैग्नेटिज्म पार्ट 2 में मैंने बताया था। इस यूरेनियम आइसोटोप पर जब न्यूट्रॉन को बॉम्बार्ड करवाया तो ये न्यूक्लियाई कुछ पार्टीशन में पार्टिकल फ्रैगमेंट्स के साथ साथ कई सारे फ्री फ्लो न्यूट्रॉन्स तो निकले ही साथ इस रिएक्शन के दौरान ज़बरदस्त एनर्जी निकलकर सामने आ रही थी, तकरीबन 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोचने में थोड़ा सा अजीब लगता है कि एक छोटे से अनस्टेबल न्यूक्लियाई से दो इक्वल पार्टीशन में न्यूक्लियाई बढ़ जाता है और वो चीज़ टूटने के कारण दो न्यूक्लियाई के पार्टीशन तो हुआ ही, कई सारे न्यूट्रॉन्स भी निकले, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ऐसी गजब की शक्ति जो है वो निकल कर सामने आ रही थी। इस न्यूक्लियर रिएक्शन प्रोसेस को न्यूक्लियर फिजन कहा गया, जिसे आप इस समय इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में इस रिएक्शन को देख रहे हैं। सेम वही रिएक्शन जैसा कि हर टेक्स्ट बुक में लिखा रहता है। ये इक्वेशन उनमें से एक रिएक्शन की थी। ऐसा नहीं था कि बेरियम और क्रिप्टॉन ही निकल रहे थे। जैसे जैसे इस खोज की और जांच हुई, रिसर्च एंड एनालिसिस किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया, तो इनके अलावा भी कई सारे फ्रैगमेंट्स निकलकर सामने आ रहे थे। लगभग 2.5 न्यूट्रॉन्स इस रिएक्शन के दौरान रिजल्ट पर निकल रहे थे और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी ये सब एक छोटे से यूरेनियम आइसोटोप से निकल रही थी। उस समय ये टेस्ट किया गया था कंट्रोल्ड अमाउंट पर, बोले तो फेवरेबल कंडीशन में। अगर इस प्रोसेस के दौरान गलती से भी इधर उधर हो जाता, मान लीजिए एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई है, एक से ज़्यादा न्यूट्रॉन्स अगर मान लीजिए टकराते, तो वो स्प्लिट होने के साथ साथ बहुत सारे न्यूट्रॉन्स निकलने के साथ साथ ऐसी बेहिसाबी एनर्जी क्रिएट होती जिसे इंसान काबू नहीं कर पाएगा। ये चीज़ बेकाबू हो जाएगी और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन क्रिएट होगा, लाइक एन एटम बॉम्ब। और यही कारण है कि वैज्ञानिकों ने चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस इजाद की। उन्होंने ये पाया कि अगर हम लिमिटेड अमाउंट ऑफ न्यूट्रॉन्स मान लीजिए उस अनस्टेबल न्यूक्लियाई में पास करते हैं, तो हमारे पास कॉन्सेंट्रेटेड और अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी जो कि स्टेबल होगी और जिसे इंसान काबू कर पाएगा। और आप विश्वास नहीं करेंगे कि इस टेस्ट को लागू करने के कारण एक छोटा सा 1 ग्राम ऑफ यूरेनियम आइसोटोप यूरेनियम 235 से कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही थी, लगभग 2 × 10⁻⁷ किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। इस न्यूक्लियर फिजन से होने वाले चेन रिएक्शन के दौरान कितने न्यूट्रॉन्स निकले और कितने न्यूट्रॉन्स गायब हुए, इन दोनों के रेशियो को रिप्रोडक्शन फैक्टर कहा जाता है, जिसे हम स्मॉल के से डिनोट करते हैं। इस स्मॉल के का और भी एक इक्वेशन होता है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने अपीयर हुए डिवाइडेड बाय कितने लॉस्ट हुए, या फिर और एक चीज़ है कि प्रेजेंट जनरेशन पे कितने न्यूट्रॉन्स थे और इससे पहले के जनरेशन में कितने न्यूट्रॉन्स थे। इन रेशियो इक्वेशंस को ही न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन का रिप्रोडक्शन फैक्टर स्मॉल के से डिनोट किया जाता है, जिसे आप इस समय इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में देख रहे हैं। अगर इस रिएक्शन को लगातार चलते रहने के लिए, बोले तो सस्टेन्ड रहने के लिए, k = 1 पर रहना निहायत ज़रूरी है।
When we declare the reproduction factor is equal to 1, that means उस पर constant amount पर energy release होगी, क्योंकि एक न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस करने से एक फिजन आउटपुट निकल कर सामने आ रहा है। जब हमारा रिप्रोडक्शन फैक्टर k इज लेस देन 1 है, इट मीन्स न्यूक्लियर रिएक्शन सस्टेन नहीं रहेगा, फिजन रिएक्शन खत्म हो जाएगा या गायब हो जाएंगे। खत्म होने का मतलब ये नहीं है कि ऐसे शॉर्ट ड्यूरेशन वाले न्यूक्लियर फिजन को यूज़ नहीं किया जाता, नहीं। एनर्जी जनरेशन के अलावा और भी कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिस पर इस फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है। बट व्हेन आई सेड k इज ग्रेटर देन 1, ये न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की कैटेगरी में आएगी, बिकॉज अगर एक न्यूट्रॉन फिजन रिएक्शन से ढेर सारे फिजन्स होंगे तो ऐसी एनर्जी निकलती रहेगी कि कोई भी इसे काबू नहीं कर पाएगा। एक तरह से कहा जाए तो दिस k इज ग्रेटर देन 1 अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन की कंडीशन है, जिसमें एटम बॉम्ब्स जैसे एग्जाम्पल शामिल है। तो हम क्लियरली कह सकते हैं कि k इज ग्रेटर देन 1 इज नॉट द एप्रोप्रिएट कंडीशन फॉर द सस्टेनेबल फ्यूजन रिएक्शन। हमें यहाँ पर लेस देन 1 या इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा, या यूँ कहे तो k इज लेस देन और इक्वल टू 1 रखना पड़ेगा कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन करने के लिए, ताकि कंट्रोल्ड तरीके से और स्टेबल तरीके से लगातार फिजन्स हो और हीट एनर्जी हमारी जनरेट होती जाए, और ज़रूरत पड़ने पर हम जो है वो इसे बंद करते जाए और हमारे पास रेगुलर बेसिस पर इलेक्ट्रिसिटी मिलती जाए। तो ओवरऑल मुझे ये कहना चाहिए कि k इज़ लेस देन और इक्वल टू 1 एप्रोप्रिएट कंडीशन है कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन के लिए। ये कंडीशन अगर रहेगी तो सभी फिजन रिएक्शन कंट्रोल तरीके से और स्टेबल तरीके से लगातार फिजन्स होते रहेंगे, और ये चीज़ न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशन है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए एप्रोप्रिएट कंडीशन है तो इसका मतलब ये है कि जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी एप्रोप्रिएट कंडीशन माना जाएगा, और इसी पर ही जो है वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हमारे देश पर काम करते हैं। ये एक तरह से एप्रोप्रिएट कंडीशन है। आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपने ओपिनियन ज़रूर सूचित करें। मुझे आपके ओपिनियंस का इंतज़ार रहेगा। यूरेनियम 233, यूरेनियम 235, थोरियम 232 और प्लूटोनियम 239, इन 4 तरह के रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को टेस्ट बेंच के दौरान इसी पर एक्सपेरिमेंट किया गया, चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फिजन। लेकिन उस समय सबसे ज़्यादा इफेक्टिव परिणाम यूरेनियम 235 रेडियो एक्टिव आइसोटोप में मिल रहे थे, और इफेक्टिव रिजल्ट्स उस समय मिल रहे थे। तो एक तरह से कहा जाए तो मैंने कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फिजन मैंने बता तो दिया। अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन इंसान के लिए हानिकारक होता है, तो देयर इज़ नो मीनिंग टू एक्सप्लेन दिस। तो जाहिर है कि मुझे कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन ही आपको जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ेगा, और कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का सबसे अच्छा जीता जागता एग्जाम्पल है वो कहलाता है न्यूक्लियर रिएक्टर। जैसा कि पिछले पीवी लॉग बैटरी में लेड स्टोरेज बैटरी का एक एक एलिमेंट जोड़कर बनाया था, वैसे ही न्यूक्लियर रिएक्टर के एक एक प्रिंसिपल पार्ट्स को बनाते हुए आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जो भी प्रिंसिपल पार्ट्स इस न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ हो रहे हैं वो आपको एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहले तो न्यूक्लियर रिएक्टर जिससे चलता है, जिससे चेन रिएक्शंस होते हैं, उस स्टेशनरी एलिमेंट को फ्यूल रॉड या फिर रिएक्टर कोर कहते हैं। मैं इसे सिल्वर कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, जो आप इस समय इस वेबसाइट मीडिया की स्क्रीन में देख रहे हैं। ये जो खुला हुआ चीज़ है ये आपको जस्ट एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूँ। असल में ये रिएक्टर कोर चारों तरफ से पैक्ड रहता है लाइक अ चेम्बर, जिसमें कई सारे छेद होने के साथ साथ कुछ और मटेरियल्स भी रहते हैं। लेकिन इस पीवी लॉ के हिसाब से मैं चाहता हूँ कि आप सब इस डायग्राम पर ही कॉन्सेंट्रेट कीजिए। इसी रिएक्टर कोर में यूरेनियम 235 आइसोटोप इस्तेमाल होता है एंड न्यूक्लियर फिजन्स की प्रोसेस होती है। देन ये जो चेन रिएक्शन ऑफ न्यूक्लियर फिजन प्रोसेस में जो मैंने अब तक बताया, इस रिएक्शन में बहुत सारे तेज़ी से मूव होने वाले न्यूट्रॉन्स उत्पन्न हो रहे थे। अगर इन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कम कर दे तो यकीनन ऐसी फिजन प्रोसेस रिएक्शन होगी जिससे इंसान काबू भी कर पाएगा और कंट्रोल अमाउंट ऑफ एनर्जी भी रिलीज होगी। इस तेज़ी से मूव होने वाली इलेक्ट्रॉन्स को धीमा करने का काम मॉडरेटर करता है। जैसा आप इस समय इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में पतले कलर के ऑरेंज डॉट्स आप देख रहे हैं, जो कोर के अंदर एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर पास करवाया जाता होगा। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, बट जस्ट आपको समझाने के लिए आई हैड ड्रॉन दिस फिगर। इस मॉडरेटर में ग्रेफाइट या फिर पानी या फिर हैवी वाटर का इस्तेमाल किया जाता है। अब तक जितना हमने मॉडरेटर के पाइप्स लगाए, उसी शेप में कोर के इक्वल पार्टीशन वाले हिस्से के बीच कंट्रोल रॉड्स लगाया जाता है। जैसा आप इस समय ये ब्लैक कलर के रॉड्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर न्यूट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये एक तरह से कहा जाए तो एक चाबी की तरह होता है जिससे कोर या फ्यूल रॉड अपना काम करता है, या फिर यूँ कहूँ तो न्यूक्लियर रिएक्टर अपना काम करता है।
ये कंट्रोल रॉड्स बोरॉन या फिर कैडमियम के बने होते हैं। असलियत में इन कंट्रोल रॉड्स का चाबी से उल्टा इनका काम होता है, यानी कंट्रोल रॉड अगर कोर के अंदर है तो कुछ भी प्रक्रिया स्टार्ट नहीं होगी। इस समय आप कंट्रोल रॉड को जो है यही ब्लैक कलर का देख रहे हैं, ये लाल कलर के न्यूट्रॉन्स आप देख रहे हैं जैसा अब तक इस्तेमाल करता आया हूँ, और ये पूरी की पूरी एक असेंबली होती है। ये जो आप क्रीम कलर का आप जो अंदर से देख रहे हैं, ये चीज़ जो है वो ये पूरी असेंबली कंट्रोल रॉड की कोर के अंदर होती है। तो अभी ये इस समय जो है वो रिएक्शन ऑफ स्टेटस पे है, यानी कि कंट्रोल रॉड इसके अंदर है। जैसे ही इस कंट्रोल रॉड को बाहर निकाला जाएगा या फिर ऊपर या नीचे किया जाएगा तो उससे न्यूट्रॉन्स निकलते हैं, एंड देन चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फ्यूजन वहाँ पर होंगे एंड हीट एनर्जी वहाँ पर क्रिएट होगी। जैसा आप इस समय इस वेबसाइट मीडिया पे ये लाल कलर के ग्लोइंग चीज़ आप जो है वो देख रहे हैं, ये हीट एनर्जी वहाँ से क्रिएट हो रही है, ऐसा मैंने बनाया है। मेरे ख्याल से ऐसी वर्किंग होती होगी। आपको क्या लगता है? मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके अपनी राय ज़रूर सूचित करें। भले ही एक चेन रिएक्शन एक कंट्रोल रूप में है, बट इतना बड़ा चेन रिएक्शन प्रोसेस यहाँ पर हो रहा है, वहाँ पर काम करने वाले मजदूर, एम्प्लॉय, इंजीनियर्स की हिफाजत करने के लिए भी तो इस पूरी असेंबली को किसी चीज़ से इनक्लोज करना होगा ना। तो इस पूरे असेंबली के ऊपर थर्मल शील्डिंग लगा दी जाती है जो कि स्टील से बनी रहती है। चारों तरफ से इसको बंद कर दिया जाता है ताकि गलती से भी इस पूरी फ्यूजन रिएक्शन के दौरान कोई भी फ्रैगमेंट्स लीक ना हो पाए। कुछ ट्रबल शूट करने के लिए बेशक इसमें छोटी सी ओपनिंग रहती होगी, बट उसको भी इन मापदंडों को ध्यान में रखते हुए बनाया जाता होगा जो मैंने अब तक बताया। अब भले ही इसमें कंट्रोलेबल हीट एनर्जी रिलीज हो रही हो, इस फ्यूजन प्रोसेस के दौरान स्टिल बहुत ज़्यादा हीट एनर्जी बन रही है। इसकी स्थिरता बनाए रखने के लिए और इस हीट को कम करने के लिए कूलेंट की ज़रूरत होती है। कुछ रिएक्टर्स में लिक्विड सोडियम एज अ कूलेंट यूज़ होता है, लेकिन जो पावर जनरेशन के लिए लाइक इंडिया में ज़्यादा प्रचलन पर प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर है, उसमें हैवी वाटर को या फिर सिंपली वाटर को एज अ कूलेंट यूज़ किया जाता होगा। आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर अबाउट इट, बट डिफ़ॉल्ट में एज अ लिक्विड सोडियम को एज अ कूलेंट यूज़ यहाँ पर मान के चलिए। आफ्टर क्रिएशन ऑफ द हीट एनर्जी, जैसा आप इस समय आप ये हॉट कूलेंट एज अ जो है वो डार्क सैन कलर का एज अ आप ये साइकिल देख रहे हैं, तो ये चीज़ हॉट कूलेंट के रूप में जो है वो डेवलप होगी। ये हॉट कूलेंट एज अ स्टीम जनरेटर पर जो है वो डायरेक्टली पास होगा और इस चीज़ को रिसाइकल करके कंडेंसर के ज़रिए इस कूलेंट को ठंडा करके फिर से रिएक्शन असेंबली में भेजते हैं, और ये साइकिल प्रोसेस लगातार चलता रहता है जब तक कि ये रिएक्टर बंद नहीं हो जाता। एंड क्योंकि स्टिल अभी भी जो है वो ये कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी थोड़ा बहुत जो है वो सेफ्टी का ध्यान में रखते हुए, सुरक्षा के मापदंडों को ध्यान में रखते हुए इसके ऊपर अलग से एक और जो है वो कंक्रीट की दीवार जो है वो लगा दिया जाता है और इससे इनक्लोज कर दिया जाता है। राइट नाउ इस समय जो है आप एक ओपनिंग आप देख रहे हैं, जस्ट मैं आपके लिए जो है वो खोल के रखा हूँ आपको एक्सप्लेन करने के लिए। तो ये रहा कंप्लीट न्यूक्लियर रिएक्टर, जो इस समय आप इस वेबसाइट मीडिया के स्क्रीन में ये डायग्राम देख रहे हैं, जो एक एक प्रिंसिपल पार्ट्स को कंबाइन करके अब तक मैंने बनाया। और कंट्रोल चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फिजन की वजह से इस न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर ये सारे प्रिंसिपल पार्ट्स काम करते हैं और एनर्जी जो है वो क्रिएट होती है। तो ओवरऑल यहाँ पर हीट एनर्जी का जो है वो निर्माण हुआ इन द फॉर्म ऑफ द हॉट कूलेंट। तो इस हॉट चीज़ को इलेक्ट्रिकल पावर में कन्वर्ट करने के लिए, जैसा मैंने अब तक इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 में आपको एक्सप्लेन किया था कि कोल की मदद से, वाटर की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जो है वो जनरेट होती है। सो इन दिस पीवी लॉग सर्टेनली आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द हाइडल, ओशनिक एंड थर्मल पावर प्रोसेस देयर, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टीम गैस ओवर हियर। तो थर्मल पावर प्लांट पे हमारे पास क्या होता था, कोयले को जो है वो भट्टी में जलाकर पानी उसमें डालकर हम जो है वो स्टीम जनरेट करते थे, और वहाँ से वो जो उस स्टीम को हम जो क्या करते थे, हाईली प्रेशराइज करके हम उसको टरबाइन ब्लेड्स में भेजते थे। उस टरबाइन ब्लेड में हम जो स्टीम पास कर रहे थे उसका फ्यूल सोर्स कौन था, कोयला। लेकिन यहाँ पर फ्यूल सोर्स कौन है, न्यूक्लियर रिएक्टर, बोले तो यूरेनियम आइसोटोप। तो यहाँ पर हॉट कूलेंट जो न्यूक्लियर रिएक्टर से आया, ये गर्म करने वाली चीज़ की तरह होती है। अब वही प्रोसेस होगी जैसे मैंने इलेक्ट्रिसिटी पार्ट 2 एज अ थर्मल पावर प्लांट पे मैंने बताया था। हॉट कूलेंट से जो है वो स्टीम जनरेटर से हॉट स्टीम हमारे पास जनरेट होगी, जैसा आप इस समय ये रेड कलर का साइकिल आप देख रहे हैं। वहाँ से हमें इस हॉट स्टीम को हाईली प्रेशराइज करना होगा ताकि हमारा टरबाइन ब्लेड्स घूम सके, एंड उसके घूमने से हमें एसी इलेक्ट्रिकल पावर मिल सके। फिर उस हॉट स्टीम का टरबाइन से काम खत्म होने के बाद उस डिस्कार्डेड स्टीम को कंडेंसर प्लांट के ज़रिए ठंडा किया जाता है,
जैसा कि कंडेंसेशन का काम होता है गैस को लिक्विड में चेंज करना, तो इस स्टीम को कंडेंस करके यानी कि वाटर के रूप में स्टीम जनरेटर पे वापस भेज दिया जाता है। एंड देन जैसे जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर चल रहा है उसी की मदद से स्टीम जनरेटर भी अपना काम करता रहेगा। एंड देन इस स्टीम जनरेटर से कोल्ड कूलेंट वापस रिएक्टर चेंबर के अंदर जाता है एंड सो रिएक्टर अपना काम कंटिन्यूअस करता रहता है जब तक कि रिएक्टर बंद नहीं हो जाता। सिर्फ न्यूक्लियर रिएक्टर ही चेन रिएक्शन ऑफ द न्यूक्लियर फिजन का एक इकलौता उदाहरण नहीं है। इसके और भी एग्जांपल्स होते हैं लाइक होमोजेनस एंड हेट्रोजेनस रिएक्टर एंड फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जिसमें अलग तरह का मॉडरेटर और कूलेंट इस्तेमाल होता है। ये सारी चीज़ें इनफैक्ट न्यूक्लियर रिएक्टर जो मैंने अब तक बताया, न्यूक्लियर जो इसको प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर बोला जाता है PWR, उस पर जो है वो ये सारी डिटेल्स आपको इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम में खासतौर से इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपको डिटेल से विस्तार में आपको जो है वो पढ़ने को मिलते हैं। लेकिन जनरल इंटेलेक्ट के हिसाब से और जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के हिसाब से मैंने अब तक इस PV लॉग में अब तक जितना भी बताया है उतनी बातें काफ़ी हैं। तो ये रहा इस PV लॉग के अंदर न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर रिएक्टर की स्टैटिक जनरल नॉलेज सिलेबस के हिसाब से संक्षेप में कहानी। मुझे पता है कि न्यूक्लियर फ्यूजन बहुत छोटा सा टॉपिक है जनरल नॉलेज सिलेबस के हिसाब से, बट न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन अगर मान लीजिए इस PV लॉग में एक साथ बता देता तो स्टोरी अलग अलग हो जाती। लोग जो है वो इसको एक जैसा कंपेयर करते, बट न्यूक्लियर फ्यूजन जो है वो अलग चीज़ है न्यूक्लियर फिजन से। वो अलग चीज़ क्या है इस बात का पता लगेगा आपको इस चैप्टर के अगले हिस्से में यानी कि अगले PV लॉग में। फिलहाल के लिए मेरी तरफ से इतना ही। ये था बेसिक फिजिक्स चैप्टर 12 का दूसरा हिस्सा न्यूक्लियर फिजन। अगले हिस्से में इस चैप्टर की आगे की कहानी लेकर आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, मोबाइल फ़ोन कैमरा आपके लिए है, जिम्मेदारी से इसका इस्तेमाल कीजिए। अच्छे पल को रिकॉर्ड करने की कोशिश करें और दुनिया के सामने साझा करें। दिस वाज राहुल रगारे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।